आज हम लोग देखेंगे जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन ना, इसके बाद हम लोग डालेंगे सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन ना। हो सकता है कि वीडियो जो है 2-3 टर्म में जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है। इस 4 ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन सा आवेश संभव हो सकता है। तो देखिए बाबू, आवेश को संभव होना इस फॉर्मूला पर इंडिकेट करता है ना, Q बराबर प्लस माइनस NE। ओके, मिस हो गया कि Q बराबर NE, जहां पे E का जो वैल्यू होता है वो होता है E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और N जो होता है हमेशा रहेगा आपका इंटीजर नंबर। इसका मतलब Q इक्वल टू N और गुना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यही ना होता है, क्योंकि E का वैल्यू इतना होता है। अब यहाँ पे N होता है नंबर, और नंबर में क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा ना। तो भाई N की जगह पर क्या रखा जाए जो कि इसमें आपका कोई ना कोई वैलिड कर जाए। तो देखिए बाबू, हाँ, कोई भी नंबर का मतलब कोई भी नंबर नहीं रख सकते, इंटीजर नंबर ही रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं N की जगह पर, क्योंकि 20 भी इंटीजर नंबर ही कहलाता है, तो 20 जहां रखे तो 20 इंटू 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। अगर इसके पास एक जीरो है, एक जीरो इसको दे दीजिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 19 में जीरो है, और माइनस 19 और एक जीरो और इसको अगर हम दे देंगे तो जगह एक और हो जाएगा, कितना होगा, माइनस 18। अब इसके पास 2 बचेगा, तो 1.6 इंटू 2 तो अगर 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 18, मीन इतना पॉसिबल हो सकता है। मतलब और भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ लिए है 20। आप 1, 2, 3, 4 जो भी लेना ले सकते हैं इंटीजर नंबर में, लेकिन हम वो नंबर को लिए जो कि इस ऑप्शन में कोई ना कोई वैलिड कर जाए। तो हम जब 20 लिए तो कौन वैलिड किया, ऑप्शन बी। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिर में सेकंड में क्या कर रहा है कि एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या होगा बाबू। चलिए, कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए बाबू कि यही है विद्युत क्षेत्र, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आवेश को रख दिया गया है जिसका वैल्यू हम Q मान लीजिए, है ना। अब क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस विद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर बल लगेगा, और वही बल भाई कितना हो सकता है उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखिए बाबू, चूंकि हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है F बटा में Q, बटा में 1 कर सकते हैं, क्रॉस गुना भी कर सकते हैं। तो F गुना 1 क्या होगा, F, और E गुना Q क्या होगा, Q इंटू E। इसका मतलब है कि इस चार्ज पर जो है वो फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E। अब देखिए कोई ऑप्शन है, तो हाँ जी, आपका B जो है ऑप्शन हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि प्रत्येक धारिता C के 3 संधारित्र समांतर कनेक्शन में जोड़े जाते हैं तब तुल्य धारिता होगी। बहुत कह रहा कि मेरे पास 3 संधारित्र है और तीनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ध्यान से मेरे बच्चों, बहुत समांतर क्रम, अगर संधारित्र को समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य जो वैल्यू जो होता है, धारिता जो होता है वो होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसके लिए हो गया, समांतर क्रम के लिए। अगर 3 को है तो 3 तक जाएंगे, अगर 4 को तो C4 तक जाएंगे, अगर 5 हो तो C5 तक जाएंगे। अगर यही श्रेणी क्रम में जोड़ा गया जाता तो श्रेणी क्रम के लिए बाबू फॉर्मूला था कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है ना। तो ध्यान से बाबू, तो यहां पे करा कि समांतर क्रम के लिए, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है। लेकिन एक कंडीशन और दिया है कि यहां पे क्वेश्चन में जो है सबका जो वैल्यू है वो समान है। मतलब क्या कि C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन सभी का धारिता क्या है, समान है, इक्वल है। तो भाई इसके ऊपर भी C लिखेंगे, इसके ऊपर भी C लिखेंगे, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। अलग अलग नहीं है, समान वैल्यू वाला है ना। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हुआ, C1 के पास C लिखेंगे प्लस C लिखेंगे प्लस C बराबर कितना हुआ, 3C। इसका मतलब है कि आपका जो समतुल्य जो धारिता होगा वो क्या होगा बाबू, 3C होगा। तो 3C कोई ऑप्शन है तो 3C ऑप्शन ए आपका क्लियर हो गया। ओके, अब ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि गॉसियन सतह जो 3 आवेशित कणों को निर्वात में घेरता है के लिए विद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में होगा, दिया है। क्या है भाई, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है और Q3 का वैल्यू
दिया हुआ है। देखिए हमको निकालना विद्युतीय फ्लक्स और वो है गॉसियन सतह के लिए दिया गया है ना। तो गॉस के नियम से हम लोग जानते हैं भाई कि फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ε0 इंटू क्यू। मतलब हमको अगर फाई का मान निकालना है तो हमको क्यू होना जरूरी है कि आवेश क्या हो सकता है ना। तो देखिए बाबू मेरे पास बाबू चार्ज का वैल्यू दिया है, आवेश का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले निकालेंगे भाई टोटल आवेश क्या होगा। तो देखते हैं कुल आवेश, कुल आवेश क्या हो सकता है। Q बराबर क्या है बाबू, Q1 Q2 Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिएगा ध्यान से बाबू Q1 का वैल्यू मेरे पास दिया है 14 नैनो कूलम प्लस Q2 का वैल्यू दिया है बाबू 78.85 नैनो कूलम और प्लस और Q3 का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है -56 नैनो कूलम ये दिया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं तो Q इक्वल टू क्या है बाबू 14, एक मिनट यहाँ पे माइनस दिया है 14, तो -14 और -56 कितना हो जाएगा, पहले हम पॉजिटिव वाला को लिख देते हैं तो 78.85 नैनो कूलम और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो हम इसको और इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो सकता है, तो -70 नैनो कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि भाई 78.85 नैनो कूलम में से अगर 70 नैनो कूलम अगर घट जाएगा तो Q बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा वो 8.85 नैनो कूलम। और यहाँ पे नैनो का वैल्यू होता है और वो नैनो का जो वैल्यू होता है 10 के पावर -9 होता है, मींस 8.85 इंटू 10 के पावर -9 कूलम। मींस हमारा टोटल जो आवेश जो निकला वो कितना निकल गया, कितना निकल गया। अब हमको निकालना फाई का वैल्यू, तब निकालते हैं फाई का वैल्यू, इसलिए बाबू फाई बराबर क्या हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। आइए 1 और एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। ये किसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है ना, इंटू और चार्ज क्या वैल्यू दिया है बाबू, चार्ज का वैल्यू दिया है 8.85 इंटू 10 के पावर -19। इन्हें चार्ज दिया है 8.854 कट गया बाबू। अब एक कट गया, इसके पास बाबू -12 जीरो है। ध्यान से बाबू जितना पावर 10 के पावर जितना होता है उतना उसके पास जीरो है, पावर -12 है, इसका मतलब इसके पास जीरो कितना है -12 को, इसके पास -9 को है, इसको काट देंगे बाबू, कितना बार में कटेगा -3 बार में। इसका मतलब आपका जो आंसर जो आएगा ऊपर 1 है और बटा में 10 के पावर -3 इतना आएगा जी। अब क्या करेंगे, इसको हम इसको ऊपर लिखते हैं ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं ना। देखिए क्या होगा बाबू, तो अगर ऊपर 1 हो जाएगा नीचे क्या रहेगा 10 के पावर -3। अब उसको ऊपर देना बाबू 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया बाबू। अब देखिए ऑप्शन कौन आता है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 आपका ऑप्शन ई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C होती है, जब इसे 5 विस्वाहक स्थिरांक वाले विस्वाहक से पूरी तरह भर जाता है तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पे विस्वाहक दिया हुआ है ना, मींस कोई डाइलेक्ट्रिक जो बोल सकते हैं उसको अचालक पदार्थ, जो पदार्थ उसमें भर जाता है ना। तो कह रहा कि यहाँ पे दिया बस K का वैल्यू दिया है 5 और कुछ नहीं दिया है, उसमें पदार्थ को भर दिया जाता है। कह रहा कि मेरे पास एक संधारित्र है बाबू, मेरे पास एक ऐसा संधारित्र है, माने कि यही समांतर प्लेट संधारित्र है, ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, इसके बीच में हवा है, क्या है बाबू हवा है। तो भाई इसके बीच में हवा है तो इसका जो संधारित्र की धारिता जो है वो दिया है C, क्या दिया बाबू C दिया है। लेकिन अब नेक्स्ट में क्या करा कि यदि इसी में अगर हम एक पदार्थ को भर दिए, किसको भर दिए बाबू, पदार्थ को, जब पदार्थ को हम भर दिए जो भी मोटाई है इस पदार्थ को भर दिए, जिसका बाबू कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया है वो दिया है 5, क्या दिया बाबू, मतलब K का वैल्यू क्या दिया है 5। तो ध्यान से बाबू एक अगर ये खाली है इसके रिस्पेक्ट में इसका धारिता जो होता है बढ़ जाता है, क्या होता है वो बढ़ जाता है। तो भाई इसमें अगर हम वस्तु को डाले जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाले, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाले, तो भाई इसके रिस्पेक्ट में इसमें जो वृद्धि होगा धारिता वो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, जिसका K का जो वैल्यू दिया है वो 5 दिया है। अब हमको निकालना है कितना प्रतिशत वृद्धि
हो सकता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आते हैं बाबू ना, चूंकि अगर सी हवा के लिए बाबू, तो सी का फॉर्मूला होता है, इसको C1 मान लेते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बटा में ए डी होता है बाबू। ये किसके लिए होता है? हवा के लिए। लेकिन अगर उसमें कोई वस्तु को, कोई पदार्थ को डाल दिया जाए तब उसका C2 मान लेते हैं, और C2 का फॉर्मूला के ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। किसके लिए फॉर्मूला है बाबू? जब समांतर प्लेट संधारित्र में अपदार्थ को, या बोल सकते हैं कि नॉन मेटल, या ये भी बोल सकते हैं जब किसी वस्तु में, जब हम यही संधारित्र में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देते हैं तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है ये बाबू, C2 बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। अब ध्यान से बाबू, के का वैल्यू कितना है? 5। तो के का वैल्यू अगर 5 है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। समझ आ गया? लेकिन अभी तक मेरा आंसर आया नहीं है। ध्यान से ना, क्या है कि हमको निकालना है कि भाई इसके रेस्पेक्ट में ए जो है वो कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए बाबू ट्रिक बोल सकते हैं, या नियम बोल सकते हैं, या फॉर्मूला बोल सकते हैं बाबू ना। अगर हमको निकालना है कि भाई बताइए 3 जो है 2 का कितना प्रतिशत हो सकता है, हमको निकालना 3 का बाबू। 3 जो है वो कितना प्रतिशत अधिक हो सकता है, किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में। तो भाई जिसको निकालना, वो ट्रिक समझिएगा पहले ना, जिसको निकालना रहता है प्रतिशत उसको ऊपर लिखते हैं। तो भाई 3 को निकालना है तो 3 को ऊपर लिखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में निकालना है? तो भाई 2 के सापेक्ष निकालना है तो नीचे लिखेंगे 2 को भाई, ऊपर उसको रखते हैं जिसका प्रतिशत हमको निकालना है, और नीचे जो है हम उसको रखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हमको प्रतिशत निकालना है। इसके बाद गुना 100 कर दीजिए बाबू। ये फॉर्मूला पर आपको जो है क्वेश्चनों से क्वेश्चनों को प्रतिशत निकाल सकते हो। काट दीजिए इसको, कितना बार बाबू? 50 बार में 50 के 150, मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो है ए जो है 150% है। कितना प्रतिशत बाबू? 150%। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर बोल दे कि भाई बताइए 6 जो है वो 3 का कितना प्रतिशत होगा? 6। क्या निकाला हो? 6 जो है वो कितना प्रतिशत अधिक होगा, किसके रेस्पेक्ट में? 3 के रेस्पेक्ट में। तब इसके लिए हम वही फॉर्मूला निकालेंगे कि भाई किससे निकालना है? 6 का निकालना है तो 6 के ऊपर रखेंगे, और बटा में किसके रेस्पेक्ट निकालना है? 3 के, तो 3 ये लिख देंगे, और गुना 100 कर दीजिए बाबू। हो गया 3 दूना 6, मतलब 200% हो गया। तो लगता है कि ट्रिक समझ में आ गया, क्योंकि यही ट्रिक पर यहाँ पे आपको बनने वाला है बाबू। तो ध्यान से जी आते हैं यहाँ पे ना, तो हमको जो है किसका निकाला है? C2 का प्रतिशत। भाई C2 जो है वो कितना प्रतिशत अधिक हो सकता है, किसके रेस्पेक्ट में? C1 के रेस्पेक्ट में। तो आई बाबू, तो किसका निकालना है? C2 का ना, तो C2 को बाबू ऊपर लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? C1 के, तो C1 को नीचे लिख देंगे बाबू, और गुना क्या कर देंगे बाबू? 100 कर देंगे। यही ट्रिक हो गया। अब देखिए बाबू, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं जी। तो C2 का वैल्यू कितना है? ये ना मेरे पास है 5a एप्सिलॉन नॉट और बटा में d, यही ना है, और बटा में फिर क्या बाबू? C1 का मान कितना है बाबू? a एप्सिलॉन नॉट बटा में d, और गुना 100। देखिए बाबू, a एप्सिलॉन नॉट बटा d और a एप्सिलॉन नॉट बटा d कट गया बाबू, क्या बचा? 5 ना, 5 और गुना 100 कितना बाबू? 500। तो 500% में वृद्धि हो जाएगा बाबू। तो 500% है मेरे पास ऑप्शन। हाँ जी, आपका ऑप्शन मिल गया 500%, मींस सी आपका ऑप्शन सही है। क्लियर? तो हमको लगता है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के पतले तार की तुलना में कम होगा कि अधिक होगा कि समान होगा, इनमें से कोई नहीं। और देखिए प्रतिरोधकता की बात कर रहा है। एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोधकता जो होता है वो पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है, पदार्थ के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर नेचर अगर सेम है पदार्थ का तो प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पदार्थ का नेचर अगर डिफरेंट है, इसका मतलब है कि उस पदार्थ का प्रतिरोधकता में अंतर हो सकता है। तो ध्यान से बाबू, कह रहा है कि एक तार है तांबा का, इसके बाबू है तांबा का बाबू, तांबा का तार है, एक रॉड है तांबा का, क्या बाबू? रॉड है, ये भी तांबा है बाबू। हम अभी क्या बोले बाबू कि प्रतिरोधकता जो होता है तार के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। सॉरी, तार का प्रतिरोधकता जो होती है
वो तार के नेचर पर डिपेंड करता है, उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है। अगर नेचर सेम है तो प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं होगा। देखिए तो नेचर क्या है, ये तांबे ना है बाबू, और ये भी क्या है, तांबा नहीं है। हम जानते हैं ये पतला है, ये मोटा है, तो अभी हम क्या बोले कि उसके साइज, शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। जो भी निर्भर करता है वो उसके क्वालिटी पर निर्भर करता है। तो ये भी तो क्वालिटी तांबा ही है, ये भी क्वालिटी क्या है, तांबा ही है। इसका मतलब है कि इसके प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं होगा। जितना इसका प्रतिरोधकता होगा उतना ही इसका भी प्रतिरोधकता होगा। इसका मतलब है कि दोनों का प्रतिरोधकता क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। क्या होगा वो, इक्वल। तो देखिए कौन ऑप्शन आपका हुआ, तो सही ऑप्शन सी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा बाबू कि प्रतिरोधकता जो होता है वो कोई भी पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर अगर समान है तब भाई कोई प्रतिरोधकता में अंतर नहीं हो सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, जो नंबर 6 के बाद 7 में आते हैं बाबू। ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। तो भाई बचपन से पढ़ते रहे हो बाबू 10th क्लास से कि ओम का नियम तब मान्य होता है जब तापमान क्या होता है, स्थिरांक होता है। तापमान क्या था बाबू, स्थिरांक। मींस तापमान को कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर तापमान कांस्टेंट अगर नहीं होता है तो ओम का नियम को कभी वैलिड नहीं कर पाएगा, फ्लॉप कर जाता है ओम का नियम। इसका मतलब ओम का नियम तब मान्य हो सकता है जब हम उस तार के तापमान को स्थिर रखेंगे, मींस कांस्टेंट रखेंगे तब। तो आपका ऑप्शन कौन हुआ, डी, है ना, कि स्थिरांक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब जाकर आपका ओम का नियम मान्य हो सकता है। तो हमको लगता है कि ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि विद्युत परिपथ के चित्र। विद्युत परिपथ में भागों में विद्युतीय धारा का दर्शाता है तो विद्युत धारा I के बराबर होगा। कह रहा भाई कि मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है जी, और इस फिगर में बताए कि इधर जो है कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, व्हाट, इधर जो है कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तब ऐसे समझिए बाबू, यहां पे 2 एम्पियर करंट आ रहा है बाबू, यहां पे भी 2 एम्पियर करंट जा रहा बाबू, जा रहा है, दोनों यहां पे मिल गए। यहां से 2 आया और यहां से 2 आया, कितने हुआ मेरे बच्चों, तो 2 2 4 एम्पियर का धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गया बाबू। यहां से जा रहा है 4 एम्पियर, कितना एम्पियर का, 4 एम्पियर का। अब आगे जाते 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 फिर यहां पे भाई मिल गया जी 2 मुहान जिसे बोलते हैं। अब 4 एम्पियर में 1 एम्पियर का जो धारा जो है इधर प्रवाहित हो रहा है। तो जब 4 में से अगर एक इधर चल गया तो इधर कितना जगह बाबू, तो 3 एम्पियर, कितना जगह, 3 एम्पियर। अब आगे आने के बाद यहां पर भी जो है 2 मुहान मिल गया। अब 2 मुहान में इधर जो है 3 में से 1.3 जो है इधर चला गया। तो सोचिए बहुत, 3 में से नहीं इधर 1.3 गया, तो 3 में से घटाइए 1.3 को, कितना आएगा, 1.7 आएगा। घटाएंगे तो इसका मतलब है 3 में से अगर इधर 1.3 गया तो इधर कितना आएगा, 1.7। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 1.7 एम्पियर इस धारा का मान हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन है कोई मेरे पास, हाँ जी ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए आपका क्लियर हो गया। तो आपको लगता है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में क्या कराना, कह कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, इकाई मतलब मात्रक। भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो सकता है बाबू, देखिए आप लोग इसे जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। लेकिन टेस्ला जो है यहाँ पे कोई में ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई टेस्ला के साथ साथ एक और कोई ऐसा मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का, जो वही चीज यहां पे दिया हुआ है, टेस्ला के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए बाबू चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है वेबर। क्या होता है बाबू, वेबर होता है, जिसको डिनोट करते हैं WB से। ये ध्यान रखिएगा ना। तो आते बाबू, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है B × A, फाई चुंबकीय फ्लक्स, यहां से B लिखते हैं फाई B, तो क्या चुंबकीय फ्लक्स, क्या होगा बाबू, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स बराबर जो फार्मूला होता है B × A, जहां B होता है चुंबकीय क्षेत्र और A जो होता है इसको बोलते हैं एरिया, इस क्षेत्रफल। एरिया का बाबू ऐसा मात्रक होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से हमको निकालना B का, तो B बराबर फॉर्म निकालना बाबू फाई B बटा में A, हुआ है ना। फाई B चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, तो लिखेंगे वेबर WB और बटा में ए मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं वेबर पर मीटर
ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बाबू कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मतलब टेस्ला तो होइबे करता है, साथ में साथ आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका एसआई मात्रक इस मात्रक होता है। तो टेस्ला यहाँ पे नहीं दिया है बाबू, आपका दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। अब देखिए कि वेबर पर मीटर स्क्वायर कहाँ पे दिया है ऑप्शन बाबू, वेबर पर मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन जो है वो बी है। मींस आपका क्लियर क्या हो गया, बी ऑप्शन सही है बाबू। तो हम समझते कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं नंबर 10 क्या कर रहा है ना, 10 का है कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता। बहुत देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो का फॉर्मूला था वो म्यू नॉट एन इंटू आई। ध्यान से बाबू, चुंबकीय क्षेत्र जो परिनालिका, परिनालिका ऐसा होता है बाबू ना, ध्यान से एकदम बेलनाकार, इसमें इस प्रकार का फिगर बना होता है बाबू, इसको बोलते हैं परिनालिका। तो भाई इसके अंदर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब उसमें धारा प्रवाहित होगा जी। तो चुंबकीय क्षेत्र जो फॉर्मूला होता है वो बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई। इसका मतलब है कि चुंबकीय फलक जो है ओ एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। एन मतलब क्या होता है, फेरों की संख्या, और बी जो है वो विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ये दोनों पर निर्भर करता है बाबू, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बाबू, इसके घुमाव की संख्या पर मतलब फेरों की संख्या पर, बात सही है, निर्भर तो करता है। वर्तमान, वर्तमान मतलब करंट होता है बाबू, क्या होता है जी, करंट, धारा, धारा पर निर्भर करता है या निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है। तो त्रिज्या, बस एक त्रिज्या दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब है त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन आपका सही, सी हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो त्रिज्या पर आपको निर्भर करने वाला नहीं है। क्या, चुंबकीय क्षेत्र की मान उसमें, तो एक परिनालिका के अंदर। तो हम बोलता है ये भी समझ में आ गया होगा। आते हैं नंबर नेक्स्ट में ना, इसलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कहा कि दो पतले लंबे समांतर तार जो दूरी डी से अलग है, एक ही दिशा में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, वो भी भाई ऑप्शन 4 हमारे पास ए बी सी डी, ऑप्शन 4 में देखिए क्या हो सकता है वो, क्या कराना। प्लीज समझिए बाबू कि अगर दो मेरे पास समांतर तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है जी, आई मानिए I1 है या I2 है, अगर दोनों धारा की दिशा समान है तो दोनों के बीच बल लगता है, वो बल लगता है वो आकर्षण बल। क्या लगता है बाबू, आकर्षण बल बाबू, ये ध्यान रखिएगा ना, आकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर वो दोनों धारा की दिशा जो है अगर विपरीत हो जाता है तो दोनों के बीच बल लगेगा, लेकिन विकर्षण बल लगता है। क्या लगता है बाबू, विकर्षण बल लगता है, ये ध्यान रखिएगा ना। तो क्वेश्चन यही कर रहा है बाबू कि अगर मेरे पास दो समांतर तार है जिसमें धारा की दिशा जो है समान है और दोनों में जो है ना वो समान धारा आई प्रवाहित होगा, आई हो गया, ए बी आई हो गया, मतलब हो गया I1 की जगह पर आई हो गया और I2 की जगह पर क्या हो गया, आई हो गया बाबू। और दोनों के बीच का दूरी जो है वो डी है बाबू, क्या है जी, डी है। तो ध्यान से बाबू, तो भाई इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, तो बल तो ध्यान लेंगे बाबू कि ए बराबर जो होता है वो था म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I1 I2 और बटा में डी जो होता है दूरी होता है बाबू, क्या होता है जी, दूरी होता है। तो ध्यान से बाबू यहाँ पे I1 का मान कितना दिया है, I दिया है, तो भाई इसका, और I2 का मान कितना दिया है, तो I दिया है। इसका मतलब है कि हम जो है वो I1 और I2 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बाबू I हो गया इंटू यहाँ पर भी I हो गया। तो क्या फॉर्मूला बाबू, तो एक बराबर जो होगा वो म्यू नॉट, अब हाँ 2 से यहाँ पे 4 कट भी जाएगा जी, तो 1 म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई स्क्वायर बटा में डी। इस पर में आ सकता है फॉर्मूला। और इसको और आगे देखते हैं बाबू, तो क्या होगा कि म्यू नॉट आई का स्क्वायर बटा में 2 पाई डी, मतलब ये फॉर्मूला आएगा जी। कब, ये क्वेश्चन के अनुसार जो फॉर्मूला पर जो बल जो लगेगा दोनों तार के बीच में ये लगेगा भाई म्यू नॉट आई स्क्वायर बटा में 2 पाई डी लगेगा ना जी। तो आते बाबू, तो क्या इस फॉर्म में ऑप्शन है, तो हाँ जी मेरे पास तो ऑप्शन है। और भी कहीं ऑप्शन, अरे हाँ देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन है। अब क्या करेंगे हम लोग, भाई दोनों का आंसर तो सेम है और दोनों का आंसर तो सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है और यह क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो आप ही लोग बताइए कि अभी हमें क्या बताया
कि अगर दोनों धारा की दिशा का समान है तो कौन बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो यहां पे वही बतिया कर रहा है कि दोनों की दिशा जो है क्या समान है तो कौन बल लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा। तो जहां पे आकर्षण बल है बाबू उसी मार्ग है। तो कहां पे आकर्षण बल है? यहाँ पे है बाबू। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी न होकर कौन होगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम चाहते हैं ये भी क्लियर हो गया। ले आते हैं नेक्स्ट बाबू ना, स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? मतलब एसआई इकाई मात्रक होता है क्या होता है बाबू? तो बाबू देखिएगा ना, जूल जो होता है ऊर्जा का होता है, कूलम जो होता है आवेश का होता है, वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है। तो भाई आप बताइए, तो आपका जो है स्व प्रेरकत्व की एसआई मात्रक क्या होगा? तो स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू? हेनरी होगा। क्या होगा जी? हेनरी होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। पथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। इस नियम क्या कहते हैं है ना? तो बहुत देखिए, यहाँ पे ओम का नियम नहीं है। लेंज का नियम में लेंज साहब ने बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास कुंडली है बाबू, क्या है जी? कुंडली है बाबू। अगर इस कुंडली के पास अगर कोई भी चुंबक को आगे पीछे करते हैं ना बाबू, तो इस कुंडली में जो है ना धारा अपने आप उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसमें खासियत है कि भाई जिसके कारण यह उत्पन्न होता है इसमें धारा उसी को विरोध करना स्टार्ट करता है। मतलब इसमें जो धारा उत्पन्न होता है किस कारण? इस चुंबक कारण। अब चुंबक को क्या करता है? विरोध करना स्टार्ट कर देता है ऐसे में। तो इसका मतलब है, और इसी नियम को क्या बोलते हैं? लेंज का नियम। इसका मतलब है कि ये जो है जो यह नियम दिया जा रहा है कौन दिए थे? लेंज के द्वारा। इसका मतलब कौन ऑप्शन हुआ आपका? लेंज के नियम से। किसके नियम से? लेंज के नियम से ना। चलिए बाबू नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू, रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा I नोट साइन ओमेगा टी द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोध में एक निश्चित समय में उत्पन्न गर्मी लगभग परिमाण की एक स्थिर धारा के समान होगी। किसके बराबर होगी बाबू? तो बाबू देखिए उसको बोलते हैं IRMS। क्या बोलते हैं बाबू? IRMS, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। जिस प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्यमान, ये डेफिनेशन दे दिया। तो भाई वर्गमूल माध्यमान का IRMS का जो फॉर्मूला होता है I नोट बटा में रूट 2। क्या था I नोट बटा में रूट 2। इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, शीर्ष मान, प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान बोलते हैं ना। और रूट 2 के बारे में आप लोग जानते हो। अब इसको क्या करेंगे कि भाई इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1/√2 इंटू I। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं बाबू। अब क्या है बाबू, जब इसको डिवाइड करेंगे बाबू तो 1/√2 का जो वैल्यू जो होता है वो होता है बाबू 0.707, और भी आगे तक लिख सकते हैं इंटू I नोट। इसका मतलब है कि IRMS का तो फॉर्मूला ये होइबे करता है, साथ अगर नंबर के फॉर्म में किया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में कितना जाए बाबू? 0.707 I नोट। ये वैल्यू होता है ना। तो कौन ऑप्शन होगा बाबू? तो आपका जो ऑप्शन जो हुआ वो कौन होगा? ऑप्शन ए आपका सही हो गया। क्लियर? तो हम चाहते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 15 में। तो 15 में क्या कर रहा है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तब। चलिए भाई, लंबों से दूर झुक जाता है कि लंबों की ओर झुक जाता है, अपना रास्ता नहीं बदलता है कि कोई नहीं। चलिए भाई पहले देखिए कि प्रकाश जो है वो किधर से किधर जा रहा है बाबू? विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। समझिए बाबू, इसमें दो कंडीशन होता है बाबू ना। क्या क्या कंडीशन होता है बाबू? छोटा फिगर ड्रॉ करते हैं ना। देखिएगा, अगर यहाँ पे ये है सघन माध्यम, क्या है बाबू? सघन माध्यम। अब यह विरल माध्यम, ये हवा है, ये हवा विरल माध्यम, ये है पानी सघन माध्यम है ना। एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, ये है बाबू सघन माध्यम, ओके, यह है हवा विरल माध्यम, दोनों का फिगर वही है। ध्यान से बाबू, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो प्रकाश को से जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो सीधे नहीं जाता है, वो अपने लंबवत की ओर, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। कब बाबू? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब। उस पर जस्ट अपोजिट कि जब प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो प्रकाश को जाने से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे जाकर अपने नॉर्मल से, अपने अभिलंब से दूर भाग जाता है। ये कब होता है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तब।
तो यहाँ पे क्या करें, दोनों कंडीशन आ गया बाबू, और एग्जाम में जो भी आ जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई प्रकाश जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, मतलब विरल माध्यम से कहां पे जा रहा है, सघन माध्यम की ओर, तो अपने अभिलंब की ओर झुक गया, अपने अभिलंब मतलब नॉर्मल की ओर मींस लंबवत झुक जाता है। इसका मतलब है कि लंबवत की ओर झुक गया, तो कौन है बाबू, लंबवत की ओर झुक जाता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन हुआ आपका, क्लियर, बी क्लियर हो गया। क्लियर, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 15 के बाद 16 बाबू। 16 में क्या कहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण होता है, तो ध्यान देना, ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश का जो गमन होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से जब ऑप्टिकल फाइबर से प्रकाश जाता है तो उसमें एनर्जी जो है बहुत कम मात्रा में लॉस होता है ना, तो ध्यान से बाबू। तो यहाँ पे है पूर्ण आंतरिक, हाँ जी है आपका, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से कोई भी ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश गमन करता है, तो ऑप्शन कौन है आपका, बी ऑप्शन हो गया ना। इसके बाद बाबू 17 में क्या कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होता है। चलिए भाई, आभासी और छोटा होगा कि वास्तविक और छोटा होगा कि वास्तविक और बड़ा होगा कि आभासी और बड़ा होगा, तो ध्यान से देखिएगा ना। तो एक फिगर ड्रॉ करते बाबू ना, ये बड़का लेंस हो गया, छोटा लेंस होता है बाबू ना। यहाँ पे एक वस्तु ले लिए बाबू, ऐसे ड्रॉ कर दिए, चलिए यहाँ पे मतलब ऐसे हो गया, यहाँ पे कुछ बड़ा हो गया, और एक जो प्रकाश किरण जो है बाबू और इससे आएगा बाबू, है ना, और इसके बाद ये यहाँ मुड़ जाता है बाबू। अब देखिए बाबू, यही हो गया आपका प्रतिबिंब, ये हो गया ए, ये बी हो गया, और ये हो गया ए डैश, और क्या हो गया बी डैश, और यहाँ से ड्रॉ जब करते हैं तो एक बड़ा सा आपका प्रतिबिंब बनता है बाबू। तो ध्यान से बाबू, अभिदृश्यक लेंस, तो ये बताए कि अभिदृश्यक लेंस में आपका जो प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से बड़ा बना के छोटा, तो दोनों कंडीशन तो बड़ा ही बन रहा है बाबू, और उल्टा बना तो वास्तविक बन रहा है। इसका मतलब है कि आपका जब भी बनेगा तो उल्टा तो बन ही रहा है मिस, और वास्तविक भी बनेगा, और बड़ा भी क्या होता है, बनता है बाबू। तो वास्तविक और बड़ा है, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन कौन हुआ आपका सही, ऑप्शन सही सी हो गया ना। चलिए बाबू, इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में मतलब ये नंबर 18 में क्या कर रहा है कि किसी तरंग के गमन के लिए द्वितीय तरंगिकाओं का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। देखिए तरंग मिस वेव फ्रंट के बारे में ना, तरंगिका मतलब तो वेव फ्रंट होता है ना, तो तरंग के द्वितीय तरंगिकाओं मिस डबल स्लाइड वेव फ्रंट के बारे में जो है सबसे पहले हाइजेंस को दिए थे। कौन दिए थे, हाइजेंस। हाइजेंस एक साइंटिस्ट का नाम था ना, उसने नियम वगैरह दिया था ना, तो ये बाबू हाइजेंस के द्वारा दिया गया था ना। इसके बाद ये भी समझ आ गया, कुछ नंबर 19 में आते हैं ना, हवा में एक डबल स्लिट व्यक्तिकरण प्रयोग किया जाता है और पूरी व्यवस्था को पानी में डुबाया जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा बाबू, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा। कह रहा कि एक हवा में डबल स्लिट व्यतिकरण प्रयोग किया गया, मतलब हवा में पहले उसको व्यतिकरण का जो है प्रयोग कर लिया गया, इसके बाद उसी चीज को फिर पानी में प्रयोग किया गया। अब पानी में जब प्रयोग किया गया तो ये बताइए कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो सकता है, बढ़ता है कि घट जाता है कि अपरिवर्तित रहता है कि फ्रिंज पैटर्न गायब हो जाता है, बताइए इसमें कराओ कि इसमें क्या हो सकता है ना। तो ध्यान से बाबू पहले समझिए, इसके बारे में कुछ जानकारी जानना जरूरी है बाबू। सबसे पहले आपको जानना कुछ जो नियम है वो जानना जरूरी होगा बाबू। म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं मिस अपवर्तनांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। पहले कुछ समझना होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिस माध्यम का जितना ही ज्यादा होता है वो अपवर्तनांक, उसमें प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है उतना ही उसका कम होता है। ध्यान से, मतलब म्यू जो होता है वो डायरेक्टली होता है 1/λ। ध्यान से बाबू, क्या होता है बाबू, 1/λ। ध्यान से, मतलब कोई भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक बढ़ गया, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य का मान क्या बाबू, घट जाता है। अगर अपवर्तनांक का मान अगर घट गया तब जाकर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाता है। तो ध्यान से बाबू, और यही तरंगदैर्घ्य जो होता है बीटा मिस, अगर यहाँ फ्रिंज चौड़ाई की बात कहा जाए, अगर फ्रिंज चौड़ाई के बात कहा जाए तो इसके समानुपाती होता है लैम्डा। क्या था बाबू, लैम्डा। फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंगदैर्घ्य
दैर्ध्य पर निर्भर करता है ना। मतलब इसमें क्या है बाबू कि अगर फ्रिज की चौड़ाई को बढ़ाना है तो ऑटोमेटिक है कि आपको प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को बढ़ाना होगा, और प्रकाश तरंग दैर्ध्य को अगर घटा दिए बाबू तो आपका फ्रिज की चौड़ाई घट जाएगा। और इस चीज को यहाँ पे देखिए बाबू, अगर म्यू जो होता है अपवर्तनांक जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य को मान अगर बढ़ाना है तो आपका म्यू का मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब बताइए बाबू, यहाँ पे करा है कि यहाँ पे कि एक हवा है, क्या बाबू, हवा है जी, और उसको फिर कहां डुबाया था, पानी में डुबाया था। ध्यान से बाबू, तो हवा के रेस्पेक्ट में पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और जब अपवर्तनांक ज्यादा होता है हवा के रेस्पेक्ट में पानी का, इसका मतलब उसमें प्रकाश का वेग जो होगा, तरंग दैर्ध्य जो होगा वो कम हो जाएगा। और जहां प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम हो गया तो आपका ये जो फ्रिज की चौड़ाई जो है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा जी। क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका फ्रिज का चौड़ाई जो वो किस पर निर्भर कर रहा है, लैम्डा पर। मतलब लैम्डा का मान बढ़ेगा तब जाके इसका मान बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्या है, मान घट रहा है क्योंकि अपवर्तनांक का जो मान जो है वो क्या हो गया, बढ़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, वो हवा के रेस्पेक्ट में। तो पानी में जैसे डुबाएंगे बाबू तो फ्रिज की चौड़ाई जो होगा वो घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब है कि घटने वाला कहां है, ऑप्शन है, तो आपका घट जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। तो हमको लगता है इस समझ में आ गया होगा। बस एक चीज दोनों ध्यान रखिएगा तो आपको क्वेश्चन आप क्वेश्चन इसके रिलेटेड बना सकते हैं बाबू, आप दे सकते हैं। तो लगता है ये भी क्लियर हो गया। आते नेक्स्ट बाबू ना, जो नंबर 19 में आते हैं बाबू, 19 में आते हैं। करा कि द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E वाले पिंड की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। चलिए भाई, यहाँ ऑप्शन भी दिया है बाबू 4 को जी। चलिए देखते हैं। देखिए बाबू क्या होता है फॉर्मूला कि डी ब्रोगली में कि हाफ mv² बराबर E होता है। मतलब E बराबर क्या होता है, हाफ mv से बोल सकते हैं। तो इसको सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करने से कुछ हमको बेनिफिट हो जाएगा बाबू, है ना। और यहाँ पे क्या है, तो इसको लिख सकते हो कि mv² बटा 2 बराबर E भी लिख सकते हैं। क्रॉस गुना करते बाबू तो 2 गुना चल जाएगा बाबू, तो mv² इक्वल टू 2 इंटू E होगा ना। सही है बाबू, ये भी हो जाएगा जी। अच्छा, क्या करते हैं बाबू कि यहाँ पे हम m से गुना और भागा कर देते हैं। किस लिए, ताकि मेरा कुछ वैल्यू आ जाएगा। वो वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए ना। यहाँ पे हम क्या कर रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ना, तो देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h बटा p होता है बाबू। अब यहाँ पे h बटा p के फॉर्म में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, प्रॉब्लम इस बात का है। तो मेरे पास h बटा p नहीं है, तो भाई p का मान निकालेंगे ना जी हम, कि नहीं निकालेंगे। तो p का मान निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, mv होता है ना, होता है। ये आप लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बाबू। तो भाई यहाँ पे mv² है, काश अगर यहाँ पे m रहता तो यहाँ पे m², तो क्या करेंगे, m से गुना भी कर देंगे और m से क्या करेंगे, भागा भी कर देंगे। कर सकते हैं, कर सकते हैं बाबू। अब इसको गुना कर देंगे, क्या हुआ, m इंटू m क्या हुआ, m² हो जाएगा, और v² हो गया। और इस m को यहाँ पे देखिए कितना बाबू, 2m इंटू e होगा ना, कि नहीं होगा, होगा। ये बाबू देखिए, ये हम अपने से किए, क्योंकि मैथ का रूल होता है कि जो काम हुआ नैहरा में वही काम हुआ ससुरा में, है ना। मतलब जो काम ऊपर करेंगे वही चीज का काम नीचे भी करना, वही नंबर से गुना या भाग करना पड़ेगा ना। ये चीज हम इतना कर सकते हैं, मैथ का रूल होता है ना। अब देखो इसको हम भी लिख सकते हैं कि m v का होल स्क्वायर कर सकते हैं बराबर 2m e भी कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं बाबू। अब देखिए बाबू, चूंकि जानते हैं कि m v बराबर क्या होता है, p होता है, तो ध्यान से बाबू ना, तो एम भी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं ना, पी, चूंकि स्क्वायर क्या लिख देंगे, स्क्वायर बराबर 2m इंटू ई। हमको पी का मान निकालना है, तो यहां से स्क्वायर को हटाइए बाबू। तो जैसे बाबू यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बढ़ जाएगा, रूट। क्या बढ़ता है, रूट। तो देखिए ना, तो पी बराबर क्या हुआ, रूट अंडर 2m इंटू ई। आगे इतना ना, मेरे पास पी का मान आ गया ना। तो अब देखिए बाबू, चूंकि लैम्डा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होता है, h बटा p। अब बताइए लैम्डा बराबर h का मान क्या है मेरे पास, चलिए भाई h के मान तो ऐसे फॉर्म में दिया है। अब बटन p का मान है क्या बाबू, यही ना है जी, तो रूट अंडर 2m e, या इसको लिख सकते हैं h बटा में रूट अंडर 2m e। अब बताइए क्या इस फॉर्म में आंसर है, कोई ऑप्शन है, h बटा में रूट अंडर 2m e। देखिए बाबू h बटा में रूट अंडर 2m e, ये देखिए ऑप्शन ये हो गया बाबू, h बटा में रूट 2m e। आपका ऑप्शन कौन हो गया, e हो गया। तो हम समझते हैं कि ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट बाबू, कुछ फॉर्मूला तो याद रखना पड़ता है जी। 20 के बाद आते बाबू 21 में।
किस में हैं? यहाँ पे नंबर 21 में कह रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2 का पूर्णांक गुणज है बाबू। तो यहाँ पे हमारे मॉडल साहब कर रहे हैं, हमारे बोस साहब ने बताया था। हम लोग जानते हैं बाबू कि अगर हम एक परमाणु के एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, तो इसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं बाबू? कक्षा बोलते हैं ना, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व करता है, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, और भी जाते बढ़ते जाता है, आप लोग जानते हैं बाबू। तो हमारे बोस साहब ने बताया था कि जितने भी बाबू ऑर्बिट है वो सभी ऑर्बिट बनने के पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ऑर्बिट, यहाँ पे एक ऑर्बिट, यहाँ पे है तो बीच में भी ऑर्बिट बन जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को जो गति करने का जो रास्ता जो होता है, वो रास्ता ऐसा नहीं कि जहां मन किया वहां कर सकते हैं। ये हमारे बोर्ड साहब ने बोला था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो भाई कैसा ऑर्बिट बन सकता है? तो भाई इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट जो होता है वही ऑर्बिट बन सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का मल्टीपल हो, h/2 का मल्टीपल हो, वही ऑर्बिट बनने की संभावना है। अदरवाइज अगर जिसका कोणीय संवेग इसके मल्टीपल नहीं है, वो आपका ऑर्बिट कभी नहीं बन सकता है। इसका मतलब है कि h/2 का जो मल्टीपल है वो कौन होता है? कोणीय संवेग। कौन होता है? कोणीय संवेग। इसका मतलब कोणीय संवेग है कहीं पे, तो आपका ऑप्शन डी हो गया। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा कि n बराबर 2 से n बराबर 3 4 5 6 डॉट इलेक्ट्रॉन का विस्थापन डॉट मेल खाता है। और इसमें से कौन लाइमन श्रृंखला कहलाएगा कि बाम और की 5 अंक की ब्रैकेट। चलिए भाई, इसमें 5 गो होता है, यहाँ पे 4 गो दिया है ना। एगो फुंड होता है, वो क्या होता है? फुंड। ऐसे फुंड ना, एगो फुंड श्रृंखला भी होता है, श्रृंखला भी होता है ना। 4 को दिया है कि यहाँ पे होता है 5 को ना, सबके बारे में डिस्क्राइब करता हूं ना। इसमें लाइमन श्रेणी अगर n बराबर 2 अगर n बराबर अगर 1 से अगर जा रहा है 2 3 4 जिसमें जाएगा, मतलब n बराबर 1 है तो इसको बोलते बाबू लाइमन श्रेणी। क्या बोलते बाबू? लाइमन श्रेणी बोलते हैं ना, ये ध्यान रखो। अगर n बराबर 2 है बाबू, 2 से अगर जा रहा है 3 4 5 6 7 में से ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं बामर श्रेणी। क्या बोलते हैं बाबू? बामर श्रेणी बोलते हैं। ओके, अगर n बराबर 3 से जा रहा है 4 5 6 7 8 9 ऐसे जा रहा है, तो ऐसे श्रेणी को बोलते हैं बाबू पासचन श्रेणी। क्या बोलते हैं बाबू? पासचन श्रेणी बोलते हैं। क्लियर? अगर n बराबर अगर 4 दे दिया, 4 से जरा 5 6 7 8 9 में, तब उसको बोलते बाबू ब्रैकेट श्रेणी। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रैकेट श्रेणी या श्रृंखला एक ही चीज होता है ना, श्रेणी में जाता है, ये ब्रैकेट श्रृंखला। अगर n बराबर 5 है और 6 7 8 9 में जाता है, तब ऐसे श्रेणी को बोलते हैं फुंड श्रेणी। क्या बोलते हैं बाबू? फुंड श्रेणी बोलते हैं ना, ये ध्यान रखिए बाबू। तो हमको पता है n बराबर क्या है? n बराबर 2 नहीं बाबू, तो 2 से में जा रहा 3 4 5 में, तो n बराबर 2 क्या है? यहाँ पे ना है 2 के बाद जा रहा 3 4 5 6 7 में जा रहा है। इसका मतलब इस श्रेणी को क्या बोलेंगे? बामर श्रेणी। क्या बोलेंगे? बामर श्रेणी। इसका मतलब बामर श्रेणी कहां पे है? तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। यहाँ पे 5 श्रेणी के बारे में दिया गया है, और एग्जाम में हो तो इसमें से ना दे, कुछ दूसरा कुछ दे। यहाँ पे अगर उनको बच्चे 3 दे दे तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है बाबू, तो इसे आप क्वेश्चन को पूछेगा इससे तब बना सकते हैं ना। आते बाबू, तो क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 24 में कह रहा है कि पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन को किससे डोप करने की आवश्यकता होती है बाबू? सबसे पहले समझिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हमको सिलिकॉन के साथ त्रिसंयोजी को मिलाना पड़ता है। त्रिसंयोजी जो हमारा अशुद्धियां जो होता है उसको मिलाना पड़ता है। तो त्रिसंयोजी अशुद्धियां में जो होता है वो होता है जैसे हो गया एल्युमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारा होता है। तो एल्युमिनियम जो होता है इसके पास त्रिसंयोजी होता है। एल्युमिनियम का तो त्रिसंयोजी होता है, और उसी को अगर एन टाइप प्राप्त करना है तो एन टाइप प्राप्त करने के लिए हमें जो है वो पंचसंयोजी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो पंचसंयोजी। ओके, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो कर रहा है वो पी टाइप के लिए कर रहा है, इसलिए पी टाइप में बोरोन होता है, एल्युमिनियम होता है, और भी टाइप का
आपका त्रिस्योजी होता है। तो हमारा एल्युमिनियम कहां पे है, तो एल्युमिनियम जो होता है ये होता है त्रिस्योजी, इसलिए त्रिस्योजी मींस एल्युमिनियम को जब मिलाएंगे सिलिकॉन में तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त हो जाता है। तो लगता है कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। आता है नंबर नेक्स्ट में ना, नंबर 25 में क्या कर रहा है कि गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है बाबू। देखिए बाबू, अर्धचालक है, एक चालक होता है एक अर्धचालक होता है ना, तो ध्यान से, चालक पदार्थ को अगर तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये चालक का कंडीशन है ना। लेकिन अगर यही अर्धचालक के अगर कंडीशन रह जाए तो अर्धचालक में क्या होता है कि अगर जैसे ताप बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका मतलब अर्धचालक चालक के जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब यहाँ पे अर्धचालक की बात कर रहा है और गर्म के कारण तापमान को बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहीं पे आप लोग का जो है 25 को ही आप लोगों को दिया था ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे सब्जेक्टिव के साथ, लेकिन इस वीडियो में ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव तक ही रहेगा। धन्यवाद।